ओके, और क्या उसमें है? कुछ क्लॉज नंबर सेकंड, क्लॉज नंबर फर्स्ट, क्लॉज नंबर थ्री नहीं भी है तो सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई लॉ बनता है तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वायलेशन करता है तो आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 विल वर्क ऑन दैट। सो इट इज नॉट इनफ, हमें कुछ इसमें और भी, मैंने मेन जो है उसके बारे में जब उसके पढ़ते हैं हम, कुछ जजमेंट भी है, जजमेंट के साथ साथ उसमें कुछ मेन चीजें दी हैं जो इंटरप्रिटेशन के अलावा उसमें दिया गया है, खास करके उसके रेगुलेशन के बारे में, चीजों के बारे में। सो आई वांट टू नो दैट। हाँ, मैं आज थोड़ा सा ना, मैंने रेंडमली मैं सोचा कि रिवीजन देख लेते हैं कैसे क्या आपकी मेमोरी है, कितना पढ़ रखा है आपने। सो क्योंकि वैसे पूछूंगा सो आप तब भी रेडी नहीं रहते हो, अब वैसे पूछूंगा तो रहना उतना ही है। तो हम क्यों ना उस चीज को देखें कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं या फिर हम कुछ चीजें माइंड में है या हम इमीडिएटली कभी कुछ कर लेते हैं। जितना आप पढ़ रहे हो वो लगातार ही पढ़ रहे हो, है ना? या तो चेंज करने का मैं बोलूंगा कि हाँ भाई इसमें भी और पढ़ने की जरूरत है, इतने में काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आज मैंने क्रॉस चेक तरीके से करने की बात करी है इसमें। सो आप बताएंगे अब आर्टिकल 13 में, जैसे इन्होंने बताया कुछ चीजें बताई लेकिन कुछ चीजें मिस कर रही है बच्ची। तो आप बताओ आर्टिकल 13 की सारी चीजों के बारे में आपको मेंशन करना है, क्या चीज आपने पढ़ा है इसमें एक्चुअली, व्हाट इज आर्टिकल 13 सेज? पूरा कंप्लीट है, आई एम आस्किंग। हाँ, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आर्टिकल 13, लेट मी नो। ओके, गुड, नंबर वन। हम्म, ओके, नल एंड वाइड हो जाएगा, राइट, एकदम। हाँ, गुड। हम्म, 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 एंड हाई कोर्ट। She already told about these same things, but I want to know extra about. Yeah, yeah. Next, what could be? Our. Mm-hmm. 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 एंड लॉज के लिए भी कुछ बोला है, लॉ की डेफिनेशन है, फोर्स ऑफ लॉ है। हम्म, हम्म, हम्म। Little bit you should know, must know about little bit all clauses, like not clauses if you not remember, like कि आपको नहीं पता है कि क्लॉज नंबर याद नहीं, बट जो उसकी डिटेल है अंदर की वो चीज आप बता सकते हो, है ना? क्लॉज नंबर याद करना उतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। अगर आप वैसे ही जान सकते हो, बता सकते हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो आप इसमें थोड़ा सा जो मिस कर रहे हो, क्या चीजें मिस कर रहे हो, थोड़ा सा आपको फोकस करने की बहुत जरूरत है। ठीक है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ये बताई हुई थी चीज, याद है आपको? हाँ, राइट राइट राइट। हम्म। तो और कोई बताएगा इसके बारे में? कीर्ति, आप भी बता सकते हो। आज हम यही डिस्कशन करना है हमको। हाँ, इंटीग्रिटी के बारे में भी था, राइट? इंटीग्रिटी वर्ड यूज हुआ है इसमें। राइट राइट राइट, फोर्थ क्लॉज का इसने सी टोल्ड मी ऑल्सो अबाउट फोर्थ क्लॉज। एंड इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा? कौन कौन बताएगा?
ओके, गोलकनाथ केस। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो सकता है? याद करो। हाँ, आप बताओ बेटा। थोड़ा सा जोर देना है इस पे। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हम्म हम्म। थोड़ा सा जोर देना है, इसको थोड़ा सा याद करना है, नाम ही, डेट याद ना हो कोई नहीं है, ईयर्स का कोई नहीं, कम से कम केस अगर याद है तो आप मुझे बता सकते हैं उसके बारे में। केशवानंद भारती केस भी ऑल्सो, यस। नंबर टू, एक गोलकनाथ हो गया, एक केशवानंद भारती केस, एंड नेक्स्ट एक केस और था, तीन केसेस थे। तीन थे, चार थे? आपको बनना, ऐसा बनना है कि आपसे कुछ भी हो ना, आपसे आंसर क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस लेवल का आपको तैयारी कराना है मुझे। इसलिए अब मैंने कहा कि ये चीज शुरू करता हूँ, कुछ भी कभी भी मैं पूछूं, आप रेडी रहना है आपको। कम से कम उसी बहाने और रे तैयार होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर ना, वो चीजें कि हमें इतना रेडी रखना है। डिस्कशन से वो चीज भूलती नहीं है, जब एक बार आप मेरे साथ डिस्कस करोगे ना, तो कम से कम महीनों याद रहेगा वो। और कभी भी सामने आएगा तो तुरंत आपको समझ आ जाएगा एक्चुअली क्या है। हम्म। ओके। हाँ हाँ। हाँ, चंपकम। हम्म। मद्रास। और क्या है? आप भी यही बता रहे थे बेटा, सेम। मिनरवा मिल केस, हाँ राइट। चंपकम, मिनरवा मिल केस, केशवानंद भारती केस। हाँ, आ सकता है। राइट राइट। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही बात। अब थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं पढ़ रहे हो आप, मुझे अब थोड़ा सा होगा कि आप कुछ कर लोगे, तो ये चीजें, ठीक है। नहीं, इसमें नहीं था वो, इसमें नहीं, वो दूसरे वाले में। हाँ, वो दूसरे में है बेटा, प्रॉपर्टी के लिए हमने डिस्कस किया था आगे, वो अलग उस पे आता है। तो ये है। ओके, नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के सारे क्लॉजेस समझना है, केवल ये नहीं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के अलावा मैंने कुछ डिस्कस किया था, आर्टिकल 15 के क्लॉज नंबर 4, आर्टिकल 15 के क्लॉज नंबर 5, आर्टिकल 15 के क्लॉज नंबर 6 की हमने डिस्कस किया था। सो उसको आपको एक्सप्लेन करना है प्लीज, उसके बारे में बताएंगे सभी लोग, और सिर्फ आज डिस्कशन ही होना है, इस चीज को दिमाग में रखना। आर्टिकल 15 के पहला तो हमें आर्टिकल 15 समझना है, फिर उसके सारे क्लॉजेस बेसिकली, वैसे 4 5 6 हम पढ़ना है। वैसे आप बता सारा सकते हो, लेकिन 4 5 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप मुझे डेफिनेटली बताना पड़ेगा आपको। हम्म हम्म हम्म। ओ, हम्म 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 हम्म। हम्म। हाँ, 2019 103rd अमेंडमेंट अबाउट द रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, है ना? राइट।
हम्म 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 क्लास 4, और इसमें हमने एक चीज और है आपका जो सोशल एजुकेशन का भी है। हाँ, आप बताओ, और कोई बता सकता है इसके अलावा? इसने तो बता दिया, बहुत कुछ बता दिया। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। अगर माइनॉरिटी आता भी है तो किस बेस पे आएगा? ईडब्ल्यूएस के बेस पे आएगा। हम्म और सबसे फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन का जो एजुकेशन में इंट्रोड्यूस हुआ वो किस में हुआ? क्लॉज नंबर 4 पे। राइट। हम्म हम्म हम्म। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा आर्टिकल। हम्म अब आर्टिकल 18 को देखना है अब आपको, आर्टिकल 18। आ जाएगी आ जाएगी, आ गई है, वॉइस आ रही होगी। हाँ बताओ। हम्म हम्म हम्म। इसमें एक चीज और था, मिलिट्री और एंड एजुकेशन, है ना? इस, हाँ, इनको छोड़ के बाकी को हम नहीं करेंगे। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हम्म हम्म। तो क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? हाँ प्लीज पूछो, क्या पूछ रहे थे? हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं, उसका एक क्राइटेरिया होता है उस लेवल पे आने के लिए, उसके लिए क्वालिफाइंग होता है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, वो इंपॉर्टेंट होता है। देखो कैसे, जैसे कि सपोज करो कि अब सभी तो पीएचडी होल्डर डॉक्टर नहीं आगे लिख सकते ना, है कि नहीं? लेकिन डॉक्टर होने के लिए आपको पीएचडी ले, वो डॉक्टर अलग है, लेकिन इसमें डॉक्टरी किसी सब्जेक्ट में करना है तो आपको पीएचडी करनी पड़ती है, राइट? अब जब पीएचडी कर लोगे तभी आगे डॉक्टर लगाओगे। ये थोड़ा ना एमए कर लिया तो हम डॉक्टर लगा लें, कुछ और कर लिया तो हम डॉक्टर लगा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसका क्राइटेरिया है, जब आप इस लेवल पे काम करेंगे, जैसे आप ये देखो हमारे यहाँ ऐसे तो बात अगर की जाए, अजीत डोभाल है हमारे यहाँ की, अभी बात है ना, जो उनको पद मिला है अभी दूसरे को नहीं मिला है। इसके पहले जिनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो फर्स्ट सीडीएस ऑफिसर थे जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। तो ये चीजें क्या होती है ना, कि एक उस लेवल पे पहुंचना और उसको एक पद देना, एक बहुत एक उसको अपने जो उसके एक लेवल्स हैं उनको क्रॉस करने के बाद एक लास्ट पॉइंट पे आपको दिया जा रहा है। जैसे आपको सपोज करो कि आपको सेक्रेटरी आपको मिल रहा है जॉब, है ना, सेक्रेटरी में लास्ट में रिटायर्ड हुए आप सेक्रेटरी बन के, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी या कुछ ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आईएएस क्वालिफाई किए और आज ही आप गए और एक दो महीने बाद या 10 महीने बाद, आपको एक साल के बाद आप कह दो कि सर ये सेक्रेटरी बन क्यों नहीं पाए। सभी चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाते ना, आप ये भी देखो क्या चीजें हैं, कैसे होगा। अभी चीफ सेक्रेटरी बनता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के सभी एडवाइजर हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
तो उस लेवल को आपको कैसे वहां पहुंच रहे हो, क्या स्टेप्स हैं, वो फॉलो करने के बाद तब आपको वो टाइटल मिलता है। और टाइटल नहीं है बेसिकली, नॉट टाइटल, वो अवार्ड, एक टाइटल, एक मिलिट्री में खास करके वो बात कही गई थी। और एक अवार्ड मिलता है जो आपको रिवॉर्ड कह सकते हो एजुकेशन में, एक पद के लिए, आप एक एक्सीलेंस के लिए, बेसिकली नॉट पद, एक्सीलेंस के लिए, कि ये काम कर लिए। लेकिन वो एज अ अवार्ड जो है वो टाइटल में यूज नहीं होगा, उसका बेनिफिट कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे आर्टिकल 19 में है, यू कांट यूज एज अ टाइटल, ओके। बट इसके में क्रिटिसिज्म भी हुआ है, राइट? आप सभी जानते हैं क्रिटिसिज्म क्या है, क्योंकि इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लैकिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके लिए लॉ लैकिंग है कि नहीं? यस और नो? यस। तो ये चीजें हैं हमारे यहाँ। अवार्ड को कैसे यूज करते हैं? एज अ टाइटल, एज अ पद, एज अ, मतलब एक उसको अलग ही। अब बल्कि हमारे यहाँ बोला इसके लिए कई सारे लोगों ने, यानी कृपलानी ने भी, अगर हम उसकी बात करें, उन्होंने भी इसको बोला है कि ये गलत है, क्रिटिसिज्म करके। तो उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में कोई भारत रत्न कुछ मिल गया किसी को, तो वो उस चीज को, उसका बेनिफिट उठाता है, या उसको लोग सम्मान से करते हैं। भारत रत्न ये तो गलत कर ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए इसका क्रिटिस, क्या क्या जी? हाँ, जैसे कि अभी देख लो, ऐसे तो कह के हमारे यहाँ राजा सिस्टम नहीं, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया को सभी कोई राजा ही कहता है कि राजा साहब आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। तो एक जो ये मामला है ना, ये एक डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट है थोड़ा सा। हमारे इंडिया की माइंडसेट वैसा है कि हमने जैसे एक बार राजा मान लिया तो राजा ही मानते हैं उसको। उसको प्रजा हम नहीं समझ पाते हैं, उसको बराबर में नहीं ला पाते हैं, और वो उसका यूज भी करता है। अगर पुलिस भी जाएगी तो वो भी राजा साहब कहेगी। नॉनसेंस चीज है। तो इसलिए इसका क्रिटिसाइज किया गया था, और इसके लिए हमें कानून भी नहीं है। इसको हर चीज में पनिशमेंट का कानून है, लेकिन इसमें कानून नहीं है पनिशमेंट के लिए, ये कोई पनिशमेंट हम दे पाए, है ना? हम्म। 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 हाँ, 100% हम जोड़ देते हैं, बट ये कहता नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई एक अवार्ड है, एक्सीलेंस का है, आप अच्छा काम कर रहे हो किसी में, वो डिग्निटी बढ़ाता जरूर है, बट ये नहीं है कि आप उसको एज अ अपना एक टाइटल और अपना एक पद समझ रहे हो। डिग्निटी जरूर है आपका वर्ड, ये ठीक है कि डिग्निटी उसमें यूज किया जा रहा है। आपका अवार्ड मिलने से आपकी डिग्निटी को दिखाता है कि यू आर एक्सीलेंस इन दैट फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है, वॉट एवर। सो इट मीन्स यू आर एक्सीलेंट पर्सन। बट you can't use your dignity, you can't use your award as a title, as a post, ठीक है, अगेंस्ट एनीवन, अगेंस्ट एनीथिंग। दोनों चीजें हैं इसमें। कि कल के दिन आपको पुलिस पकड़ने आती तो हम आजकल हम तो यही यूज करते ना कि नहीं भारत रत्न है, ऐसे कैसे मुझे आप पकड़ सकते हो? मैं अभी सीएम को फोन लगाता हूँ कि भारत रत्न को इन्होंने ऐसे पकड़ लिया। इट्स अ वेरी बैड थिंग ना, क्योंकि आप भारत रत्न कभी कुछ कर नहीं सकता, गलत हम कर सकता है, बिकॉज हमारे लिए कानून सभी का बराबर है। लेकिन इसमें पनिशमेंट का कोई उल्लेख नहीं किया गया, एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बच जाते हैं। हाँ। हाँ। हम्म। 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 देखो, ऐसा हुआ, प्रोविजन है, लेकिन अब उसमें जब ये क्वेश्चन जो आता है कि सिंधिया फैमिली ने जो खास करके फ्रीडम में कहीं ना कहीं बिट्रे किया, कुछ ऐसा धोखा वाला काम किया, जो भी है वट एवर, है ना, जो किया, तो इनको हम पार्लियामेंट में क्यों बैठा सकते हैं, चीजें कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारे यहाँ का कानून है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि राजा और ये सब इक्वल हैं और सभी को बराबर का अधिकार है, नागरिकता तो दी जाएगी। अगर बराबर सिटीजन है, ऑल सिटीजन, ये सारे रूल कानून किसके बन रहा है? टू ऑल द सिटीजन्स, है ना? सब कुछ इक्वालिटी एमंग ऑल द सिटीजन्स, यही लिखा है सभी जगह, राइट? तो सिटीजन का हिस्सा है, एज अ सिटीजन उन्हें सब कुछ मिल रहा है। उन्हें बेटे, अब उनका यह है कि उनके पूर्वजों ने किया, ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है? तो उनके पूर्वजों ने किया, तो ऐसा तो पूर्वजों को लेकर चलेंगे तो फिर हमारे देश में चल नहीं पाएगा कुछ चीजें ना। हम्म। हम्म।
नहीं, जब्त जब्त है ऐसा नहीं। देखो कुछ चीजें ऐसा होता है कि आपको जब आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है, जब्त ऐसे भी नहीं की जाती है, क्योंकि उस टाइम पर देखो जब ये बड़ी फैमिलीज थी, जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ, सो ये एक तरीके से देश जब उस टाइम पर किसी न किसी से गुजर रहा होगा, मतलब गरीबी, उस टाइम पे गरीबी तो थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इन इकोनॉमिक वे या कुछ भी चीज में हम, क्योंकि उस टाइम पे हमें जीने की लाले पड़े थे। आजादी तो मिल गई थी बट वी वर स्ट्रगलिंग राइट फॉर द, किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो कहीं ना कहीं जो किंग हैं जो रहे हैं पहले, ये किंग सिस्टम से हट तो गए थे, बट कहीं ना कहीं ये अपने लोगों को, आसपास के लोगों को, उनके खाने पीने का, उनका सपोर्ट करने का काम किया है उस टाइम पर। ठीक है, पहले जो किया किया, लेकिन उस टाइम पर दे सपोर्टेड, ठीक है, इन देयर एरिया, जो भी उनके पास एरिया था, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे एमपी रहा हो, कहीं का भी। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने वो काम किया ना, तो वो वहां पर एज अ सोशलिस्ट, एज अ कैसा सोशल वर्कर उन्होंने काम करने का कोशिश किया। तो उसे गवर्नमेंट अप्रिसिएट करती है कि इस टाइम पर पहले इनको हटाएं, या फिर हम इनको अभी रिवॉर्ड देने का काम, रिवॉर्ड तो नहीं दे सकते, लेकिन उनको कि चलो लोगों के लिए कम से कम कर रहे हैं, इन्हें अभी नहीं हटा सकते, और उन्हें अपने साथ जोड़ के रखना है। फर्स्ट ये है, जब मौका मिलेगा तब देखा जाएगा। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, है ना, तो उन्होंने फिर ये किंगडम सिस्टम की पद कोई लगा ही नहीं सकता नाम, कोई किसी को राजा यूज ही नहीं करेगा, और इसमें पट्टा स्टार्ट कर दिया प्रॉपर्टी वाले में ना, कि सभी के, जिसके पास, राजा के पास बहुत लैंड है, उसमें जो गरीब हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, उनको वहां से पट्टा होकर उनके पास जमीन आ जाएगी। ठीक है, और उनकी जमीन कोई खरीद नहीं सकता, दूसरा वो बेच नहीं सकते जमीन किसी को, अपने यूज के लिए रखें, क्योंकि खाना पीना बहुत जरूरी। तो ये सिस्टम रखा गया था। ठीक है, इस वजह से उस सिस्टम में उस टाइम पे जब एक बार आप ऐसे घुस जाते हो, तो बाद में आपको निकालना बहुत टफ हो जाता है। आप कई बार बोलोगे कि मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया इस पे, या मेरे जो फादर थे उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, फिर आप क्या करोगे, आप उनका वापस तो कर नहीं पाओगे आज के डेट में ना। तो गलत किया वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद का कंट्रीब्यूशन जो किया वो भी हम अप्रिसिएट करते हैं, कि इस टाइम पर सिचुएशन में इन लोगों ने काफी हेल्प किया, जिससे हम ये चीजें कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने जब राजा सिस्टम हटा, नो डाउट विरोध किया होगा, लेकिन पार्लियामेंट्री में अगर है और लैंडलेस लोगों को जगह मिल रही है, तो वहां पर भी इनका कंट्रीब्यूशन तो है ही है, कि हमने अपनी लैंड, अपनी चीजें लोगों को पट्टे में करा दी, तो पट्टे में गई है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने लिया नहीं, इनसे लिया है, पट्टा के फॉर्म में लिया है लोगों को, लैंडलेस लोगों को उनकी जमीनें दी गई हैं। ठीक है, कुछ चीजें इन्होंने अपने हाथ में रखी हैं, तो वो हाथ में है। जो चीजें रखी गई हैं जबरदस्ती उनकी नहीं है, हमारे पूर्वजों की ही निशानी है, एज अ, है ना, वो ऐसे रखा है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज इनकी लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई है गरीबों में, लैंडलेस लोगों में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत में साफ साफ दिया हुआ है इसके बारे में, लैंड रिफॉर्म्स में इंदिरा गांधी के टाइम का, कि कैसे ये अलग अलग किया, कैसे पट्टा हुआ, वहां पर जाओगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें हैं, जब हम पढ़ते हैं तो इन चीजों को फिर सोचते हैं, यही तो सोचना जरूरी है। यूपीएससी का मतलब है आप किस लेवल पे सोच पा रहे हो, क्यों किया होगा, उस सिचुएशन को जानना है कि हुआ तो क्यों हुआ, उसके अब पॉजिटिव चीजें निकालनी है आपको, निगेटिव कम निकालना है, पॉजिटिव ज्यादा निकालना है। ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है आपको, ब्यूरोक्रेट बनना है। तो यू हैव टू थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, कि कैसे ये क्यों किया होगा, गवर्नमेंट ने क्यों लिया होगा। देयर आर वेरियस रीजन बिहाइंड दैट। वेरियस रीजन में आपको मैंने बताया कि बहुत सारे रीजन है ना इसके। अब सपोज करो कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, सपोज मैं कर रहा हूं कुछ काम, अब कल के दिन कोई कहे कि आपने तो कहा था कि ये चीजें नहीं होंगी, और ये आपने कैसे कर दिया, तो भाई मुझे उसने मेरा कितना सपोर्ट किया है, मैंने आज उस चीज को अगर अपने साथ उसका नाम जोड़ रहा हूं, चीजें कर रहा हूं, तो उसमें कोई गलत थोड़ा ना है, उसने सपोर्ट किया है, और किया है इसलिए वो मेरे साथ है, या मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको बराबर कर दिया, कहीं ना कहीं उसने लोगों के लिए अच्छा भी किया मेरे साथ जुड़ के, तो उसको क्रेडिट भी जाना चाहिए। तो इसलिए इनको वो कहीं ना कहीं, और ये आदमी किया क्यों इन लोगों ने, इसी चीज को ना, कि जो पुरानी चीजें हैं, बातें हैं, लोगों के माइंड से हटे और पॉजिटिव चीजें आए हमारे बारे में, है ना। ये तो ये भी समझ गए थे कि आगे डेमोक्रेसी आ चुकी है, अगर हमने राजा सिस्टम रखा तो कल के दिन हम सर्वाइव हम भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, ये भी था इनका। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि हम कंट्रीब्यूशन करके ही, और जाना है, अगर प्यार से देंगे तो भी, नफरत से देंगे तो भी जाएगा, इसीलिए प्यार बांट दो, दे भी दो और प्यार बांट दो, और उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू अपने पास लेके आओ, और उससे अपना फिर से वही चीजें गेन कर लो, है ना, इनडायरेक्टली। चीज वही है बेटा। हाँ, और कोई बात। चलो, हम बात कर रहे थे, अब चलते हैं हम इसमें, आर्टिकल 20।
व्हाट डज आर्टिकल 20 से? यस बेटा बोलो। हम्म। कितने फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है? हम्म। 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 राइट। 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 हम्म। 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 हाँ। हम्म। हम्म। ओके। हाँ हाँ। ओके ओके। आपको अच्छा एक केस आप बता रहे हो, ठीक है। ओके। और हम्म। ठीक है, इन्होंने सारा बता दिया। और 21 हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, राइट? यही ना? तो आर्टिकल 21 तो हमें पढ़ना है। अब मुझे थोड़ा सा, आप इसको छोड़कर थोड़ा सा हम प्रियम्बल पे चलते हैं। यहाँ पर छोड़ देते हैं। प्रियम्बल कौन सही से मुझे डिस्कस करके बता सकता है? ठीक है, एक, क्योंकि प्रियम्बल से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो प्रियम्बल के बारे में कौन मुझे बताएगा? सही डिटेल बतानी, अच्छी डिटेल। हम्म। 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 ठीक है, गुड। आपका आपका क्या स्टेटमेंट है बेटा? हम्म। ओके। हाँ हाँ। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। 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 ओके। कीर्ति आप बताओगे कुछ?
यू विल से समथिंग। आप हो यहाँ कि गाय कहीं बाहर लगा के चलेगा? हाँ बताओ बताओ, यहीं हो तो बताओ। रैंक स्टॉर्म देखा हुआ है हमारा? किस किसने देखा है? आने वाला है। रैंक स्टॉर्म करके वीडियो देखी है? आने वाला है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है हमारा। उसमें प्लिम्स का लेके हम सारा लॉन्च कर रहे हैं, मेंटोरशिप का। तो चलेगा उसमें। हाँ, ऑफलाइन है वो, खास करके। कीर्ति बताओ। क्या करना पड़ेगा? दूर से बात कर रहे हो क्या? पास आके बात करो। बोलो बोलो। हाँ बोलो, अब बोलो। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है बेटा, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। और भी आपको पता है? अनीश प्रताप सिंह। आपकी वॉइस बड़ा ब्रेक हो रही है बेटा, आप कुछ भी बोलोगे मुझे तक आ ही नहीं रही। आप बताओ बेटा कुछ। हम्म 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 हम्म, ओके। हाँ ठीक है। तो मतलब ठीक पढ़ रहे हो, अभी तो ठीक चल रहा है। बस ये चीज नहीं रहना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छी है कि अभी पढ़ रहे हो। अगर दे नेक्स्ट टाइम से मुझे अभी, क्योंकि लग रहा है कि शायद ऐसा तो नहीं कि आप वो कर रहे हो, देख के बता रहे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम वीडियो पे बताओगे। अभी तो सिर्फ वॉइस आ रही है आपकी। नेक्स्ट टाइम आप वीडियो पे ऑन करना पड़ेगा जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि बात ये है ना कि हमें करना है चीजें, हमें बस सिर्फ सिलेक्शन तक हमें पहुंचना है, तो हर तरीके का प्रयास हमें करना है, ट्राई करना है। ये कोई भी चीज हमसे नहीं रह जाए, छूटे नहीं। ठीक है। इस चीज को दिमाग में अपने रख लेना है। कभी भी हर चीज, जितनी मेहनत तुमसे हो सके वो करो, जितनी मुझसे होगी वो मैं करूंगा, कराऊंगा भी। ठीक है। बस रुकना सिर्फ आईएएस बनने के बाद, कि अब सिलेक्शन हो गया, सिर्फ थोड़ा शांति ले ले, मतलब सो सकते हैं। ठीक है, तब सो सकते हो ठीक से। हाँ आ गया। सो ये चीज को ध्यान में रखना है। आंसर कितने लोगों ने लिख रहे हैं? अभी जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ये तो लिखता है अनिल। आप बेटा क्यों नहीं लिख रहे हो? और हिस्ट्री कहाँ तक हो गई है आप लोगों की रिवीजन? गुरदीप, रिवाइज करो बेटा आप। हम्म, ओके ओके, लेकिन उसको भी रिवाइज में 30 to 45 मिनट आप रिवीजन में रखो अपने साथ। परमानेंट रखना। जो जो आप एक चीज ध्यान में रखो हमेशा, जितने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं ना, उन कंप्लीट सब्जेक्ट को 30 to 45 मिनट डेली देना है हमें, जो कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपका अभी कैरी ऑन है, जो चल रहा है, उसको आप आफ्टर क्लास 1 आवर देते हो, 2 आवर्स देते हो, वो इनफ है। बट जो कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन उनकी जरूरी है। सो 45 मिनट आपको उसमें देना ही देना रिवीजन के लिए। तभी वो आपके माइंड में परमानेंट रहेगा, नहीं आफ्टर सम टाइम वो एवरीथिंग विल बी लैप्स, है ना, फ्रॉम योर माइंड। सो आपके माइंड में रहेगा ही नहीं, फिर वो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जब शुरू में किया था।
ठीक है। तो वो हमारा कंटिन्यूटी माइंड से अगर गो थ्रू होता रहेगा तो वो कभी माइंड से स्लिप नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं रहेगा मैंने पढ़ा नहीं है, आपको हो सकता हो तो याद ना रहे, बट जब आप देखोगे वर्ड इमीडिएट यू कैन रिकॉल कि आई हैव रेड दिस एंड मीन व्हाट इज दैट इज द मीन्स ऑफ दैट वर्ड एंड जो भी है उसमें गिवन है, तो यू कैन रिकॉल इमीडिएट। सो रीजन इज दैट बिकॉज यू आर डूइंग रिवीजन every day 40 या 45 मिनट्स, सो दैट इज इनफ टू फॉर एवरी ईच सब्जेक्ट। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखो, कोई भी सब्जेक्ट है। अब बाकी दो सब्जेक्ट आप बड़े रखो, 2-2.5 घंटा 2-2.5 घंटा, बाकी सब्जेक्ट्स को आप जो मेजर सब्जेक्ट जो अभी कर रहे हो, जिनका रिवीजन है, क्लासेस ले रहे हो या कुछ भी ऐसा, जिनको मेजर सब्जेक्ट्स में, और बाकी सब्जेक्ट्स को 45 मिनट जो कंप्लीट हो चुके हैं ना, 45-30 मिनट 45 मिनट इनफ है। और उनके साथ साथ पीवाईक्यू भी उनके साथ ऐड करना है। ये मत करना कि एक बार सर मैंने पीवाईक्यू कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या करने की जरूरत है, वो भी उसके साथ परमानेंट चलना चाहिए एवरी डे। पीवाईक्यू पीवाईक्यू सबसे बेस्ट चीज, उसके साथ जुड़ते रहना, चलते रहना चाहिए, परमानेंट चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं जरूरी है उसके। 20 बार आप पीवाईक्यू करो ओके है, मेंस देखो, प्रीलिम्स देखो, करो, सॉल्व नहीं भी करो तब भी पीवाईक्यू देखकर आप पढ़ रहे हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। हाँ ये करो। और अब उसका तो हम डिस्कस नहीं करेंगे आज, आज तो यही हो गया हमारा। लेकिन मैं कभी भी, ये चीज अब दिमाग में रख लो कि रेंडमली मैं कभी भी उस चीज पर क्वेश्चन पूछ सकता हूं जितनी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको, किसी भी सब्जेक्ट में, आज जो आपने कहीं से भी पढ़ रखा है उसमें भी पूछ सकता हूं मैं रेंडमली। टेस्ट भी किसी दिन मैं ऐसे लाइव ही लूंगा मैं टेस्ट, ये भी हो सकता है, टेस्ट पेपर आपको देके, आपका वीडियो ऑन करके लाइव टेस्ट रखूंगा मैं, ठीक है। तो ये कभी भी हो सकता है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा रखो। पीवाईक्यू को बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप देखो बार बार जब पीवाईक्यू करते हो तो आपको क्वेश्चन माइंड में आ जाता है, आपको देखना है, आंसर अपने उसमें ढूंढना है, आंसर अच्छा ये है कि एनालिसिस करना है, बस खत्म। लेकिन अगर नहीं भी टाइम मिले तो कम से कम पीवाईक्यू को लेकर 15 से 20 मिनट डेली देना है। कोई भी ऐसे ही देखते रहो, सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कई चीजें आपको समझ डेली जरूर आएगा पढ़ने के लिए, कि हमें किस लेवल तक पढ़ना है जाके, ठीक है। ये बहुत बेनिफिट चीजें हैं, ये आपका हनुमान चालीसा है, ये समझ लो, ठीक है। देखना जरूर है, भगवान कभी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, वो वाला सीन है आपका, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आपको ज्ञान मिलेगा, समझ आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो करते हैं हम कल 8 बजे, और एक सुबह का हम कुछ रखते हैं ऐसा, रिवीजन का ही चाहे रख लें चाहे आप करते रहो, कुछ ऐसा करेंगे हम। अभी हम रैंक स्टॉर्म में करेंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, तो उसमें मैं फिर जोड़ूंगा आप लोगों को, है ना। तो उसमें करते हैं कुछ, और जो भी पेपर इस साल तो नहीं, जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले होंगे, ठीक है, वो लास्ट ईयर में प्रीलिम्स के टाइम पर आपको दिल्ली आना, सभी को मैं बुलाऊंगा, दिल्ली रह के ही पढ़ना पड़ेगा मेरे पास, ठीक है। 2-3 महीने के लिए, ठीक है। क्वालिफाई तो करना है, बिना क्वालिफाई किए तो मैं नहीं छोड़ूंगा ना, तुम्हें छूटना है, ठीक है। या तो जान ले लूंगा, ले ही लूंगा, मैं नहीं दूंगा, मेरा तो हो गया जो भी होना था। तो इस चीज को या तो खुद ले लोगे या तो मैं ले लूंगा, दो में से एक ही लेगा जान को ये। तो करते हैं इस पे कुछ, या तो आईएएस बन जाओगे, तो करते हैं, ठीक है। ठीक है, पूछो पूछ, कौन सा क्वेश्चन। हम्म। क्या चीज, अच्छा एक बार आप इसमें मैसेज में लिख सकते हो क्या, टाइप कर सकते हो मुझे उसमें, उसमें भेज सकते हो क्या व्हाट्सएप में। हाँ भेजो, मैं तुरंत यहीं पर लिख के बता ही देता हूँ ना, बात का कोई टेंशन ही नहीं, इमीडिएट आंसर मैं दे देता हूँ इसके बारे में। आप मुझे भेजो तो सभी को दिख जाएगा ना, वर्ड भी इस चीज को दिख जाएगी। हाँ अच्छा, हाँ आपका आ गया क्वेश्चन, ओके गुड। इस राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूजलेस स्टेपनी टायर
to the most useful supporting organ in the past few decades highlights the factor as well as the area in which this transformation could be visible. Okay, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये आप कह रहे हो, कोई बात नहीं, इसका हम नहीं उसका हाँ बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। राज्यसभा का देखो, इसमें सबसे पहली बात है, राज्यसभा हैज इवॉल्व्ड, अगर हम बात करें फ्रॉम बीइंग परसीव्ड एज अ सेकेंडरी चैम्बर माना जाता है इसको, और ये एक ऐसी बॉडी है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मिंग रिफ्लेक्ट करता है, दिखता है कि क्या चीज हमें हो रही है। खास करके इसमें तो कोलिशन कोलिशन पॉलिटिक्स इसमें आ जाती है, जैसे आपने बताया राज्यसभा में ना, इसमें क्या है, ये है एक तो हमने इसको अपर हाउस मान रखा है, ठीक है, कई सारी चीजें इसके में, एक तो अपर हाउस हमने मान रखा है, अपर हाउस तो है, लेकिन डिसीजन मेकर में कौन है, खास करके लोअर हाउस, ठीक है। और लोअर हाउस में खास करके अगर मैं बात करूं कि द शिफ्ट फ्रॉम द सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम टू कोलिजन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा एज द रूलिंग पार्टी ऑफन लैक्स ऑफ मेजोरिटी इन द अपर हाउसेस। देखो राज्यसभा में क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, हर पार्टी अपनी तरफ से राज्यसभा में लोग भेजती है, ठीक है, अपने लोगों को नॉमिनेट करती है वहां पर, सिंपल सी बात है ना। अगर हर पार्टी अपने किसी लोगों को वहां नॉमिनेट करके रख रही है, वो चाहे मेजोरिटी में हो चाहे ना हो, लेकिन वहां रखती तो है, उसको अपॉइंट करती है अपनी तरफ से, है ना। तो वो कहीं ना कहीं ये है कि वो एक आपके मनी बिल में छोड़ के बाकी चीजों में वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी हर चीज में रोक लगाने के उसके अंदर क्या है, पावर है, मतलब उसमें एनालिसिस करने की पावर है, चीजें को का पावर है, और उसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट किसी चीज में रखा जाता है, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं, कोई किसी फील्ड का, सोशलिस्ट का, जिससे वो मुद्दा समाज का लेके आ पाए। वो ट्रांसफॉर्म का काम तो कर ही रही है, लेकिन लोअर हाउस में हो सकता ना हो, लेकिन वो समाज में जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो अपने फील्ड में जिन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की है, उनको रखने की बात रखी जाती है इसमें। तो कहीं ना कहीं वो हर एक मुद्दे को वहां पर दिखाने का ट्राई करता है, बताने का ट्राई करता है, तो वो भी इस चीज को लेकर आता है, ठीक है। हाँ वो करता है, लेकिन वो देना पड़ता है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे तो लेकर आता है ना। अब मेन इसमें क्या होता है, विजिबल एरियाज अगर हम बात करें, जैसे लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, राज्यसभा हैज इंक्रीजिंगली यूटिलाइजेस इट्स पावर टू रिफर बिल्स सेलेक्टेड कमेटी एंड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री। कोई भी कमेटी बनेगी, कुछ भी ऐसा होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगा, जब प्रेसिडेंट बुलाएगा तो बिना लोअर हाउस के तो नहीं हो सकता, वो अपर हाउस कुछ नहीं हो सकता ना। कोई बिल पास होगा तो अपर हाउस में जाएगा, कम से कम उनके थ्रू सभी जगह पता चल रहा है। कुछ चीजों में रोक भी लग सकती है, जब कोई डिस्कशन करने लायक ही नहीं रह जाएगा, सामने कोई नहीं रहेगा, तो फिर आपका बिल कभी पास हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर कोई है रोक लगाने वाला, तो कम से कम आप थोड़ा तो रुकोगे, वो समाज पे लेके आएंगे, वो बाहर लेकर आएंगे बातों को लेकर, सारी चीजों को लेकर। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसमें इनका पार्टिसिपेशन, बहुत जगह आप देखते हो कि जो कमेटीज बनती हैं उनमें लिखा जाता है कि राज्यसभा का कोई मेंबर अपोजिशन का होता है, ठीक है, लोकसभा का मेंबर, अपोजिशन मेंबर कोई ना कोई वहां पर होता है, उसमें कमेटी में रखा जाता है कि नहीं। क्यों रखा जाता है कि मोनोपोली ना होने पाए, एक तरफा ना होने पाए, उसका अपना वो इतना पावर उसका सेंट्रलाइज ना होने पाए, चीजें उसी के हाथ में कोई ना रहे, इसलिए मेन रखी जाती हैं। और इसके लिए एक और है कि राज्यसभा को एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है उसमें, ठीक है। क्या जी? हम्म। हाँ यूनिक अथॉरिटी है ना, राज्यसभा को दी जाती है इसमें, तो ये है। तो ये चीजें क्यों मिल रही हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं इसमें काम करती हैं इन चीजों को लेकर, बस यही डिस्कस करना है कि कभी इसमें क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन हम कल वो कर लेंगे, लिखने का है तो लिखने का हम कल कर लेंगे, इसको लिखने का काम। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा।
क्योंकि उस टाइम पे ना आप एक चीज ध्यान दें, उस टाइम पे यूनियन हमारे पास लेजिस्लेटिव वो सॉरी शेड्यूल है 7, शेड्यूल 7, ठीक है, वो पावर का सेपरेशन करता है, ठीक है, कौन कौन से, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ठीक है। और जब कोई इमरजेंसी आती है तो आपका कौन सा काम करता है, यूनियन, अगर दूसरा थोड़ा बहुत काम करेगा तो कंकरेंट, स्टेट तो काम ही नहीं करता उस टाइम पे। तो मैक्सिमम अगर यूनियन है तो सबसे चीजें यहां पर खास करके डिसीजन लेने वाला यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दूसरा प्रेसिडेंट है, तो सारी चीजें तो यही हो रही ना इनडायरेक्टली, तो सारी चीजें उसी के हाथ में है ना। तो ये चीज आप सोचो ना, उस चीज को लेकर आना है आपको, देखना है, ठीक है। सजेशन में हम थोड़ा सा आपको एक बार क्या करो, राज्यसभा को पूरा पढ़ो, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ी है आपने अभी, एक बार पढ़ो राज्यसभा को, फिर से पढ़ो, और उसमें पहले खुद से सोचो, फिर मैं सजेशन मैं बताऊंगा, एक बार खुद से सजेशन निकालो और मुझे भेजो कि मैंने सर ये सजेशन निकाले, क्या राइट है कि नहीं, आपका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा